नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य ज्ञान पॉइंटर नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी, जिसमें हम लोग राजनीतिकवाद पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैज्ञानिक समाजवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ी सी नोटिस, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल आप लोग चाहते ही होंगे, तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाइए, क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां से पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसे रीड करना, केवल पढ़ना ही है, तो ब्लॉग का लिंक, हमारे ब्लॉग है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जा करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक समाजवाद। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो एक क्या है भाई, सामाजिक और राजनीतिक मॉडल है। ठीक है, क्या है, सामाजिक और राजनीतिक मॉडल है, जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के अनुसार वैज्ञानिक परिसर सहित 19वीं सदी के अन्य समाजों से क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा ये जो है वैज्ञानिक समाजवाद यहाँ पर अवधारित किया गया है। यह मॉडल किस पर आधारित है भाई, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित था, जहाँ पर वर्गों के बीच संघर्ष समाज में परिवर्तन का इंजन है, ऐसा जो है माना जाता था। तो यह देश के जो उत्पादक तंत्र हैं उसके इष्टतम विकास से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का भी प्रस्ताव करता है। तो कुल मिलाकर के ये साम्यवादी और कार्ल मार्क्स, ये अगर आप वहाँ पर पढ़े हैं, कार्ल मार्क्स यदि आप पढ़ लिए हैं, तो पूरी की पूरी चीज़ें ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स और एंगल्स का ही ये मिला जुला असर जो है वैज्ञानिक समाजवाद पूरा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कार्ल मार्क्स हैं या साम्यवादी हैं, वो जो है क्रांति चाहते हैं, क्रांति हो जाए, राज्य जो है, जो तानाशाही है वो समाप्त हो जाए, और सर्वहारा जो वर्ग है उसकी जो है तानाशाही फिर लास्ट में अंततः जो है वो स्थापित हो जाए। तो सारी चीज़ें वो आपको यहीं पर मिलेंगे। वैज्ञानिक क्रांति ने क्या किया कि औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीपतियों के प्रभुत्व को क्या माना है, इसका जवाब देने का क्या है, या एक ठोस तरीका है। यह मॉडल पूंजीवादी व्यवस्था की क्या करता है, आलोचना करता है, लेकिन जो नए समाजवादी आर्थिक मॉडल हैं उसकी स्थापना के लिए आर्थिक नीतियों के लिए नई सामग्री का यहाँ पर प्रस्ताव भी करता है। व्लादिमीर लेनिन, लेनिन का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। तो वह व्यक्ति था जो रूस में 1917 की अक्टूबर क्रांति के जीत के बाद इस मॉडल को लागू करना चाहता था। हालांकि उसकी ये जो परियोजना थी वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, लेकिन 1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने के साथ ही ये क्या हो गई, समाप्त भी हो गई। ठीक है, चलिए, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो सैद्धांतिक औचित्य है हम लोग थोड़ा सा उसको देखेंगे। तो वैज्ञानिक समाजवाद को आधार बनाने वाली थीसिस है सामाजिक विकास उद्देश्य कानूनों का जवाब देता है, जो पुरुषों की इच्छा और इच्छा पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि उत्पादन की प्रकृति पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। 19वीं सदी में फल फूल रहे जो औद्योगिक समाज हैं उसके गहन विश्लेषण के बाद निम्नलिखित सिद्धांत एक समाजवाद के आधार के रूप में यहाँ पर उभरे हैं, जो कि वैज्ञानिक पद्धति से यूटोपियन समाजवाद से उसकी दूरी का यहाँ पर पता बड़े आराम से लग जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो इसका एक अन्य सैद्धांतिक आधार है, वो क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसके अनुसार राजनीतिक और सामाजिक जो आंदोलन हैं वो भौतिक जीवन के उत्पादन के तरीके से क्या होते हैं, यहाँ पर निर्धारित होते हैं। मार्क्स के लिए उत्पादन का यह तरीका लोगों के मूल्य प्रणाली को क्या करता है, प्रभावित करता है, अर्थात समाज का जो आर्थिक आयाम है उसके अन्य आयामों को क्या करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ ये होता है कि दुनिया परिवर्तन की निरंतर प्रक्रियाओं में क्या है, डूबी हुई है, और इसके अनुसार विकास की जो प्रक्रिया है वो वाद, प्रतिवाद और संवाद से होकर के क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। वर्ग संघर्ष क्या होता है, तो यह संघर्ष ऐतिहासिक परिवर्तनों का क्या होता है, इंजन है। यही जो है इंजन है, जो शोषक
कौन होते हैं? कुलीन वर्ग। और शोषित कौन होते हैं? श्रमिक। उनके बीच समाज के विभाजन से क्या होता है? ये उत्पन्न होता है क्या? वर्ग संघर्ष। मार्क्स और एंगल्स के लिए यदि वर्ग विरोध है तो उनके बीच टकराव भी जरूर होता है, ये मार्क्स और एंगल्स ने कहा था। इन लेखकों के लिए यह संघर्ष कहाँ से शुरू होता है? आर्थिक से शुरू होता है, फिर एक राजनीतिक संघर्ष के रूप में बदल जाता है और फाइनली एक सशस्त्र संघर्ष के रूप में क्या होता है? इसका अंत होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, बनाया भी गया है कि आप लोग इसको समझ सकते हैं। सर्वहारा क्रांति हम लोग देखेंगे तो वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार श्रमिकों को अपनी शोषित स्थिति को प्रकट करना और एक वर्गहीन समाज का निर्माण करना था। ठीक है, क्या करना था? शोषित स्थिति को प्रकट करना था और एक वर्गहीन समाज का निर्माण करना था। मार्क्स और एंगल्स के लिए इसका मतलब यह था कि मजदूरों को सत्ता लेनी थी। ठीक है, मजदूरों को सत्ता लेनी थी और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही यहाँ पर स्थापित करनी थी, जो कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में संक्रमण का क्या है? एक प्रकरण है। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में एक जो है ये संक्रमण का एक प्रकरण बनता है। अगला हम लोग देखेंगे अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। तो श्रमिकों द्वारा उत्पादित हर चीज के लिए एक क्या होता है? अतिरिक्त मूल्य। तो वैज्ञानिक समाजवादियों के अनुसार ये जो अधिशेष मूल्य है उस धन के मूल्य के बीच के अंतर को प्रकट करता है जो श्रमिक पैदा करता है और वह भुगतान जो प्राप्त करता है, जो हमेशा क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, तो अधिशेष क्या होता है? मालिकों के हाथों में होता है। अपने उत्पादन पर श्रमिक के शोषण की अभिव्यक्ति में अधिशेष मूल्य क्या देता है? परिणाम देता है। ठीक है, चलिए, तो अधिशेष क्या होता है? जैसे कि भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटे मेहनत किए, 12 घंटे मेहनत किए, तो 10 घंटे करते थे, अब उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 12 घंटे मेहनत कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है 10 घंटे जो काम करते थे उसकी जो उत्पादन होती थी उसका पैसा मान लो 100 रुपया मिलता था। 12 घंटे काम किए तो उसका जो पैसा मिला 140 रुपया मिला। लेकिन भैया ये 140 रुपया मालिक के हाथ में चला जाता था। जो भी अधिशेष उत्पादन हुआ उसका ये 40 रुपया फ़ायदा हुआ, तो जाहिर सी बात है इस 40 रुपये में भाई श्रमिकों का कुछ हिस्सा है उसको देना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं देते थे। वही अधिशेष का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर बताया था कि कैसे जो है श्रमिकों का शोषण किया जाता है। समाजवादी विकास का सिद्धांत हम लोग देखेंगे तो इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का पालन जो है समाज द्वारा बिना वर्गों के, बिना निजी संपत्ति के, उत्पादन के साधनों के मालिकों के बिना, राज्य के बिना किया जाता है। ठीक है, यानी कम्युनिस्ट समाज। ठीक है, कम्युनिस्ट समाज जो है ऐसी ही संकल्पना करता है। वैज्ञानिक समाजवाद के हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लक्षण देखेंगे तो वैज्ञानिक समाजवाद की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जो कि आपको नीचे देखने को मिलेंगी। बिना वर्ग का समाज, यानी समाज में कोई वर्ग ना हो। एक समाजवादी व्यवस्था में लोगों के बीच उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार कोई भेद नहीं होता है। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि निजी संपत्ति की पूंजीवादी अवधारणा से पहले समाजवाद उत्पादन या वितरण के साधनों के सार्वजनिक या सामूहिक स्वामित्व को रखता है, यानी कि निजी संपत्ति और पूंजीवाद का क्या करता है? ये विरोध करता है। इस मॉडल में सरकार की प्रेरणा विशिष्ट उद्देश्यों की क्या है? उपलब्धि है। राज्य द्वारा शासित अर्थव्यवस्था यानी कि यह विशेषता सभी आर्थिक प्रक्रियाओं जैसे कि उत्पादन हो गया, विनिमय हो गया, वितरण हो गया और खपत हो गया, इन सभी की योजना के लिए राज्य की जिम्मेदारी को क्या करता है? संदर्भित करता है। इस परिदृश्य में आपूर्ति हो गई, मांग हो गई, इन सब के कानून समाहित बिल्कुल भी नहीं है। धन के वितरण के लिए राज्य जो है विशेष जिम्मेदार है। बुनियादी जरूरतों को किसके द्वारा? राज्य द्वारा बिल्कुल कवर किया जाना चाहिए। भोजन हो गया, आश्रय हो गया, कपड़े हो गए, स्वास्थ्य हो गए, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, जैसी जरूरतों को भी राज्य द्वारा समय पर और बिना किसी भेदभाव से कवर किया जाना चाहिए या उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सभी के लिए समान अवसर। तो समाजवाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अवसर का क्या करता है? वादा करता है
उन लोगों के कौशल, प्रतिभा, क्षमता को ध्यान में रखने का भी वादा करता है और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने अधिकारों का जो है वो आनंद ले सकता है, या अपने अधिकारों का यहाँ पर हम एक शुद्ध भाषा लिखें तो वो प्रयोग कर सकता है। ठीक है। उपभोक्तावाद और प्रतिस्पर्धा में कमी। तो समाजवाद का अर्थ है राज्य नियंत्रण तथा वस्तुओं और सेवाओं का एक समान वितरण। ठीक है। तो अगर ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ये इससे क्या होगा, बाजार में प्रतिस्पर्धा की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा समाजवादी जो मूल्य प्रणाली है उसका अर्थ है खपत आवश्यक तक ही सीमित हो। ठीक है। यानी जितना आवश्यकता है उतना ही खपत यहाँ पर किया जाना चाहिए। मूल्य तंत्र क्या होता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण क्या होता है भाई, महत्वपूर्ण है, और राज्य द्वारा इसका नियंत्रण भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है। चलो अब ये जो प्रणाली है इस प्रणाली के में जो है दो प्रकार के मूल्य हैं। पहला जो है बाजार भाव, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं के लिए जो है वो नामित हो, और लेखा मूल्य उत्पादन या निवेश के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रबंधकों द्वारा क्या किया गया हो, यहाँ पर बाधित किया गया हो। ठीक है। चलिए, तो समाजवादी सिद्धांत जो है, समाजवादी सिद्धांत में ऐतिहासिक प्रक्रिया जो है पूंजीवाद के अपरिहार्य दमन और निजी संपत्ति के अपने विचार को प्रदर्शित करेगी। साम्यवाद को क्या दिखाया, सॉरी समाजवाद को यहाँ पर क्या देगी, वो रास्ता देगी। ठीक है। चलिए अगला जो है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और वैज्ञानिक समाजवाद। तो समाजवादी सिद्धांत में पहले और बाद का जो पाठ यहाँ पर हम लोगों ने पीछे देखा वह है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। ठीक है। यानी कम्युनिस्ट लीग द्वारा कमीशन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखा गया है। ठीक है। कम्युनिस्ट लीग एंड कमीशन, ये इनके द्वारा लिखा गया है। कम्युनिस्ट जो घोषणा पत्र है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कम्युनिस्ट लीग द्वारा और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल द्वारा लिखा गया है। 1848 में प्रकाशित ये जो पुस्तक थी उसमें आधुनिक समाजवाद को सैद्धांतिक नींव और उसकी योजनाबद्ध के रूप में उजागर किया गया। वर्तमान और अतीत के समाजों की ये आलोचना करता है जो कि राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था द्वारा क्या होते हैं, चिन्हित होते हैं। भौतिक उत्पादन की ताकतों की बदौलत समाज में उत्पन्न होते हैं। मैनिफेस्टो में जो भी कहा गया है उसके अनुसार राज्य समाज में प्रमुख समूहों की इच्छा और हितों को यहाँ पर क्या करता है, वो व्यक्त करता है। ठीक है। चलिए, तो यह राज्य की इस बात से परे विकसित होता है कि क्या संभव है उन समस्याओं को जन्म देना जिन्हें हल नहीं किया जा सकता, और जो प्रमुख वर्चस्व वाले वर्गों के बीच में निरंतर द्वंद्वात्मक संघर्ष को क्या करती है, यहाँ पर भड़काती रहती है। तो क्रांति के बाद श्रमिक वर्ग राज्य का नियंत्रण लेते हैं और नई उत्पादन ताकतें यहाँ पर क्या होती हैं, उभर करके आती हैं। तो आज का जो टॉपिक होता है वो होता है यहाँ पर समाप्त। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ पर जो है आप कमेंट करके वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसे आप पढ़ सकते हैं। रीड करना चाहें तो आप ब्लॉग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप तैयारी ज़बरदस्त तरीके से बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।